नमस्कार मेरे भाई। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मेरे भाई, ये मेरी यूट्यूब पर पहली सीरीज़ है जो कि मैं लाया हूँ ज्योग्राफी फाउंडेशन की सीरीज़। इसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा जो कि ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है। यूनिवर्सली मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। मेरी पढ़ाई हुई ज्योग्राफी हर एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, बिल्कुल ऑन द टिप्स। हर एग्ज़ाम के लिए है, कोई फालतू की बातें नहीं है। ना ही भाई फालतू की बातें करनी आती। सिर्फ और सिर्फ इन 70 दिनों में आपकी तगड़े तरीके से डेली क्लास होगी और पढ़ाई कराई जाएगी। मेरे भाई, मैं वापस बता देता हूँ, ये जो ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड है, चाहे आप एसएससी से लेकर यूपीएससी तक कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये ज्योग्राफी उसके लिए वैलिड है। आपको मैं ज्योग्राफी 70 दिन में कंप्लीट करूँगा, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे साथ बने रहना है। और मैं आपको एक बात की उम्मीद दे सकता हूँ, एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर ना ही कभी आज तक पेपर में पूछा गया है और ना ही आज तक कभी पूछा जाएगा। चाहे वो कोई भी पेपर हो, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हो, एसएससी जीडी का पेपर हो, दिल्ली पुलिस का पेपर हो, और एसएससी सीपीओ का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, डी ट्रिपल एस बी का, यूपीएससी का कोई भी पेपर हो, सीडीएस, एनडीए, एफ कैट, कोई भी पेपर हो, इनसे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं गए। पूरा टॉपिक समझाऊंगा, पूरा टॉपिक क्लास में ही याद कराऊंगा। बाकी भाई, आप लोग अब देखते जाना, कंटेंट में कोई कमी नहीं पाएगी। बाकी आप क्लास के एंड में कमेंट्स में बताना कि कैसा पढ़ाया। तो भाई शुरू करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से। मेरे भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ नाम से ही पता लग रहा है कि हम अपनी अर्थ के अंदर अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर उसकी स्टडी करने वाले हैं। इसको मैं दो तरह से क्लासीफाई करना पसंद करूँगा। सीधा ऑन द टिप्स बात कर रहा हूँ मेरे भाई, कोई हंसी मजाक का खेल नहीं होता पढ़ाई में, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ समझना है। मैं आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, और मैं आपको साथ के साथ याद भी करवा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी। तो मेरे भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से हम क्या समझते हैं? पेन पेन सब नीचे रख दो अपने। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से हम क्या समझते हैं? अर्थ जो है हमारी, इसकी काफ़ी सारी लेयर्स होती है, ये बात हम सब जानते हैं। बचपन में हमें पढ़ाया था कि अर्थ में मेनली 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये भी बिल्कुल सच बात है। अब हम जो अर्थ इंटीरियर में पढ़ने वाले हैं, ये इसी को ही थोड़ा और ज़्यादा डीप में हम पढ़ने वाले हैं। क्रस्ट कितने किलोमीटर पे होती है, मेंटल कितने किलोमीटर पे होती है, कोर कितने किलोमीटर पे होती है, अर्थ का सेंटर अर्थ की क्रस्ट से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, ओशैनिक क्रस्ट क्या होती है, आउटर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, अर्थ के सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो क्रस्ट पर पाए जाते हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिल्कुल कंटेंट की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ऑन द टिप्स है, आपको साथ के साथ याद करवाऊंगा। और आओ भाई शुरू करते हैं। अपना पानी अपने पास रखो। क्लास में अगर ऐसा लगे कि बर्डन हो रहा है, 2 मिनट के लिए पॉज करो, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लूँगा, और बिना कोई समय गवाए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। वह कहानी उस कुछ इस प्रकार है। जब दुनिया में होड़ मची कि हमें अर्थ के बारे में जानना है, अर्थ के अंदर क्या है वो जानना है, एक समय ऐसा था कि जब होड़ मची थी कि हमें जानना था अर्थ के अंदर क्या है, क्या अर्थ अंदर से खोखली है या उसके अंदर कुछ मैग्मा जैसी चीज़ है।
अर्थ के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन मतलब अर्थ के अंदर कौन से मिनरल्स है, कौन से केमिकल अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ कितनी गहरी है। तो उस होड़ में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड सुअर्स। एडवर्ड सुअर्स अपनी एक थ्योरी देते हैं जो कि केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड होती है, और नॉर्मल स्टडी में हम उसे बोलते हैं ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू क्यों? क्योंकि ये जो व्यू है ये अभी रिजेक्ट हो चुका है। ये जो व्यू है ये रिजेक्ट हो चुका है, इसकी जगह अब आ चुका है हमारा मॉडर्न व्यू। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, और हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो मेरे भाई ओल्ड व्यू से हम शुरू करते हैं। ओल्ड व्यू किसने दिया था? ओल्ड व्यू दिया था एडवर्ड सुअर्स ने। यूरोपियन साइंटिस्ट था एक। इसकी जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी केमिकल कंपोजिशन पे। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन से हम क्या समझते हैं कि अर्थ में कौन कौन से, अर्थ के इनर लेयर में, अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। तो एडवर्ड सुअर्स ने हमें बताया कि अर्थ के पास 3 लेयर होती है। अर्थ हैज 3 लेयर्स। कौन कौन सी 3 लेयर्स? सबसे पहली जो लेयर होती है, ध्यान से सुनना, उसका नाम है सियाल। जो सेकंड लेयर होती है उसका नाम है सीमा। और जो थर्ड लेयर होती है इसका नाम होता है निफे। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। सियाल मतलब होता है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। निफे का मतलब होता है निकल एंड एफई को हम डिनोट करते हैं आयरन से। आयरन को हम एफई से डिनोट करते हैं। तो एडवर्ड सुअर्स ने हमें बताया कि अर्थ की 3 लेयर होती है, सियाल, सीमा और निफे। इसको हम कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये ये हमारी अर्थ है। ये मैंने बनाया अपना कॉन्टिनेंट सियाल, ये है हमारा कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर है हमारे ओशन। ये जो पूरी जो मैंने अभी ये चीज़ बनाई है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। आगे बताऊंगा इसका ही अगला टॉपिक है कि क्रस्ट को हमने कैसे डिवाइड करा है, क्रस्ट में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है, अर्थ का कितना वॉल्यूम है, कितनी डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं हम इससे कि एडवर्ड सुअर्स ने क्या कहा था कि जो सियाल है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन पाई जाती है वो होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। अर्थ की क्रस्ट में हमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। हमें मिलता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये किसने बताया? एडवर्ड सुअर्स ने। इसकी जो अगली ही लेयर होती है क्रस्ट के बाद, क्या आता है? मेंटल। उस समय ये सारे वर्ड्स डिफाइन नहीं थे, ये मैं आपको आपके आसानी हो जाए इसलिए समझा रहा हूँ। उन्होंने डिफाइन ही ऐसे करा था, कोई क्रस्ट नहीं, कोई मेंटल नहीं, उन्होंने सीधा नाम दिया सियाल, सीमा, निफे। NIFE, निफे। सिंपल लैंग्वेज में क्रस्ट, मेंटल, कोर जो हम मॉडर्न व्यू में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या दिया? सियाल, सीमा, निफे। उन्होंने क्या कहा कि ये जो अपर मोस्ट लेयर होती है, ये जो सियाल वाली लेयर है, ये जो सियाल वाली लेयर है, इसमें कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों है, ये तो होती है अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट लेयर। और इसकी होती है मिनिमम डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। डेंसिटी इसकी सबसे कम होती है। अब बात आएगी कि डेंसिटी क्या होती है सर। तो मैं डेंसिटी
जो होती है ये मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में, जब हम मॉडर्न व्यू करेंगे उसमें भी आएगी, उसमें पता चलेगी आपको। फिर उन्होंने कहा, एडवर्ड सुअर्स ने, कि ये जो सीमा होती है इससे बनते हैं ओशन बेसिन। ओशन बेसिन मतलब, ओशन का मतलब पता है, बेसिन का मतलब उसकी निचली सतह। ऊपर ये ओशंस है आपको दिख रहे हैं, उसकी निचली सतह ये सीमा से बनी हुई है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से ये बनी हुई है। फिर वो क्या कहते हैं कि जो अर्थ की सबसे निचली लेयर होती है ये अपर मोस्ट थी, तो ये कौन सी हो जाएगी, लोअर मोस्ट लेयर। लोअर मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की, इसे बोलते हैं हम निफे। इसमें केमिकल जो होते हैं वो होते हैं निकल और आयरन, और इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब घनत्व, वो सबसे ज़्यादा होता है। आपने ध्यान दिया हो, अपर मोस्ट लेयर की डेंसिटी सबसे कम और लोअर मोस्ट लेयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा। उन्होंने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी अर्थ होती है इसमें सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा, सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा। इन्होंने ये बात कही कि जो सियाल होता है, जो ये सियाल लेयर है ये सीमा के ऊपर फ्लोट करती है, सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा। और ये हम देख भी पा रहे हैं डायग्राम में कि सीमा के ठीक ऊपर सियाल है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक ऊपर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की लेयर है जिसमें हमारे कॉन्टिनेंट और ओशन है। उन्होंने आगे जाके कुछ फर्दर इस प्रकार से बताया, मैं आपको ये एक डायग्राम से बताता हूँ। लेट्स सी, ये मैंने बना दिया और अब मैं करता हूँ इसे। हम्म, एडवर्ड स्वर्स ने हमें बताया कि ये जो अर्थ की सबसे इनरमोस्ट लेयर है इसे बोलते हैं हम निफे। इसके ऊपर जो लेयर है इसे बोलते हैं हम सीमा, और जो इसके ठीक ऊपर लेयर है उसको बोलते हैं हम सियाल। डायग्राम से बिल्कुल साफ पता लग रहा है, ये हो गए हमारे कॉन्टिनेंट और इसके बीच में हमारे हो गए ओशन। डायग्राम से वापस साफ पता लग रहा है कि जो ओशन का बेसिन है, मतलब ओशन जिसके ऊपर बना हुआ है, वो सीमा है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। यहाँ से आपको पता लग रहा है ये पूरा का जो बेसिन है ओशन का, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम की लेयर पे है। और उन्होंने फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये कहा था कि सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा, मतलब जो सियाल है वो सीमा के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ओल्ड व्यू, कुछ खास इंपॉर्टेंस इसकी है नहीं, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए समझाया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ओल्ड व्यू है वो मॉडर्न व्यू से किस तरीके से डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ से हमारी मेन कहानी और असली कहानी शुरू होती है। रिसेंट और मॉडर्न आइडिया ऑन अर्थ्स इंटरनल कंपोजिशन। रिसेंट या फिर मॉडर्न आइडियाज ऑफ अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। रिसेंट आइडियाज़ या मॉडर्न आइडियाज़ में हमें दो अ, इनकी दो क्लासिफिकेशन करी गई है, इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है, इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है केमिकल कंपोजिशन
अर्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, दो हिस्सों में बांटा नहीं गया। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में दो डिफरेंट थ्योरीज दी गई है। पहली है केमिकल कंपोजिशन की थ्योरी, नंबर 1, और जो नंबर 2 है वो है मैकेनिकल कंपोजिशन की थ्योरी। मैकेनिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल कंपोजिशन की थ्योरी। मेरे भाई, केमिकल कंपोजिशन में हमें क्या पता लगता है? केमिकल कंपोजिशन में देखो मैं बताता हूँ। ये हो गई हमारी क्रस्ट, एक लेयर, इसके नीचे मेंटल, एक और लेयर, इसके नीचे कोर। केमिकल कंपोजिशन हमें बताता है कि यहाँ पर कुछ अलग केमिकल मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ अलग केमिकल मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमें कुछ अलग केमिकल मिल रहे हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिकल के बेस पर अर्थ की क्लासिफिकेशन करी कि जहाँ तक एक पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट मिल रहा है वहाँ तक एक लेयर, जहाँ पर एलिमेंट चेंज होता है वहाँ से दूसरी लेयर शुरू, फिर जहाँ पर एलिमेंट चेंज होता है वहाँ से तीसरी लेयर शुरू। तो एलिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने पहला केमिकल कंपोजिशन करा। मैकेनिकल कंपोजिशन में उन्होंने क्या करा? उन्होंने मैकेनिकल कंपोजिशन में लेयर्स तो वैसी ही रखी। मैं आपको वापस बताता हूँ। ये हमारी क्रस्ट, ये हमारी मेंटल, ये हमारी कोर। देखो केमिकली ये सारी लेयर एक जैसा बिहेव कर, केमिकली ये सारा डिफरेंट लेयर्स है केमिकली, लेकिन मैकेनिकली ये एक जैसा ही बिहेव कर रही है। इसका मीनिंग, केमिकली तो ये हमें यहाँ से पता लग रहा है कि केमिकल तो इन सब लेयर्स में अलग अलग है, लेकिन मैकेनिकली ये सब एक जैसा ही बिहेव कर रही है। मैकेनिकली सारी सॉलिड है, यस। मैकेनिकली सारी अर्थ की लेयर है, यस। तो मैकेनिकली ये सारी लेयर एक जैसा बिहेव कर रही है, तो हमने उस बेसिस पर मैकेनिकल कंपोजिशन में उन्हें बांट दिया। समझ नहीं आया, मैं जानता हूँ। आगे जब हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इनको अब हम इलेबोरेट कर रहे हैं कि ये और किस किस प्रकार से हो सकती है। शुरुआत करते हैं केमिकल कंपोजिशन से। केमिकल कंपोजिशन में हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हेडिंग डालते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में हमें ये देखना है कि सीधी सी बात है, जो मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ, जो मैं पिछले इतनी देर से बोल रहा हूँ, अर्थ की 3 लेयर होती है। अर्थ की 3 लेयर होती है, और ये मैंने अर्थ की 3 लेयर बना दी। सबसे पहले आती है क्रस्ट, फिर आती है मेंटल, और फिर आती है कोर। सीधी सी बात, कुछ भी इसमें लोड नहीं है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो यहाँ क्रस्ट से मेंटल के एंड तक का जो डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर। और जब ये कोर और ये अर्थ के सेंटर पर मिलते हैं, ये है अर्थ का सेंटर, जब ये यहाँ पर मिलते हैं इसकी डिस्टेंस होती है 6371 किलोमीटर। कोई कोई किताब में 6370 भी दिया है, लेकिन चलता है, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे भाई, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अब क्रस्ट के बारे में। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी असली कहानी की, क्रस्ट क्या होती है। क्रस्ट नाम से हमें पता है अपर मोस्ट लेयर,
अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की अपरमोस्ट लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट दो टाइप्स की होती है। क्रस्ट दो टाइप्स की होती है। पहली टाइप जो होती है वो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो दूसरी टाइप होती है वो होती है ओशियनिक क्रस्ट। डायग्राम से पता चलेगा। ये डायग्राम से हमें पता लग रहा है, ये जो जगह है इसे बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये जो जगह है इसको बोलते हैं हम ओशियनिक क्रस्ट। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट ये तो दोनों ऊपर नीचे होती है, तो आपने इन्हें साथ में क्यों बना दिया? नहीं मेरे भाई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट ऊपर नीचे नहीं होती, ये साइड बाय साइड लाई करती है। ओशन के पानी की वजह से जो ओशियनिक क्रस्ट है वो थोड़ी नीचे हो गई है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि पूरी लैंड मास है वो एज इट इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट साइड बाय साइड लाई करते हैं, आपस में जॉइंट है, ऊपर नीचे नहीं है। ओशन के पानी की वजह से हमें दिखता है कई बार कि ये ऊपर नीचे है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये दोनों साइड बाय साइड लाई करती है। अब इसे एक बार थोड़ा छोटा कर दिया जाए और भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे। उम, 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 उम। तो यहाँ से हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में डिफरेंस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में क्या क्या डिफरेंस बेसिकली हो सकते हैं, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, सबसे पहले तो ये थिकर होती है, थिक होती है। और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है ये होती है थिन। क्यों? इसका रीज़न मैं इसका रीज़न ठीक आगे आएगा जब हम इन दोनों को भी और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो एवरेज डेप्थ होती है, मतलब जो इसकी गहराई होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज डेप्थ जो इसकी गहराई होती है वो होती है करीब करीब 30 से 35 किलोमीटर। ठीक है। और जो ओशियनिक क्रस्ट की एवरेज डेप्थ होती है, एवरेज डेप्थ मतलब इसकी गहराई, वो ज़्यादा नहीं होती, वो करीब करीब 5 किलोमीटर तक होती है। यहीं आपको फ़र्क पता लग जाएगा, 30 से 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की डेप्थ। अगर आप लैंड मास से, ज़मीन से, कॉन्टिनेंट से 30-35 किलोमीटर तक अंदर खोद सकते हो, लेकिन ओशन में, ओशन पहले से ही इतना गहरा होता है कि उसकी जो एवरेज जो डेप्थ होती है वो 5 किलोमीटर तक ही होती है। अब कहीं कहीं इसकी जो ये एवरेज डेप्थ होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, वो फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती है जगह टू जगह। जैसे हिमालय के नीचे 70-80 किलोमीटर एवरेज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पाया जाता है। वापस बताता हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज डेप्थ फिक्स नहीं होती, किसी जगह पर कम होती है, किसी जगह पर ज़्यादा होती है। हिमालय जैसी जगहों पे इसकी एवरेज डेप्थ 80 किलोमीटर तक जा सकती है। 80 किलोमीटर तक जाती है, बिल्कुल ट्रू बात है। 70-80 किलोमीटर चली जाती है। एक नोट करने वाली बात है जो मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में ही बताई थी, एक ही नोट करने वाली बात है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड
ओशियनिक क्रस्ट lie साइड बाय साइड। मेरे साथ बोलो वापस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट साइड बाय साइड लाई करते हैं। मतलब ये दोनों साइड बाय साइड होते हैं, आगे पीछे नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं होते, ये दोनों साइड बाय साइड होते हैं। और साइड बाय साइड होते हैं हमारे कॉन्टिनेंट और ओशन। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलो एक बार आगे बढ़ते, रिवीजन बताता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ, उसके बाद फिर एक बढ़िया टॉपिक शुरू करेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में एक मैं प्रॉपर डिफरेंस बताता हूँ। एक बॉक्स में तो हम लिख लेते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इसी का ही हम डुप्लीकेट कर देते हैं, यहाँ कर देंगे हम ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इसकी एवरेज डेप्थ कितनी होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज डेप्थ होती है 30 से 35 किलोमीटर तक। ओशियनिक क्रस्ट की एवरेज डेप्थ कितनी होती है? करीब करीब 5 किलोमीटर तक। इतनी बात क्लियर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है हमारी, उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब घनत्व, वो कम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ये हमारे हाथ में पानी है, ये पानी का ग्लास है, ये पानी है। यहाँ से हमने एक ऑयल डाल दिया यहाँ पर, तो वो ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ऑयल छोड़ो, ऑयल से कन्फ्यूजन अगर बढ़ती हो तो मैं ऑयल से भी अच्छा एग्जांपल लूँगा। मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा वुड का। यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, सही बात है। वो लकड़ी का टुकड़ा पानी पे तैरने लगेगा, पानी के अंदर नहीं डूब सकता। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी की डेंसिटी है वो पानी से कम है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर वो ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वुड से। डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वुड से। इसका मतलब जो चीज़ भारी, जिसकी डेंसिटी भारी होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे बैठता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाता है। इतनी बात क्लियर। वापस बोलता हूँ, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाता है। वापस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से साफ पता लग रहा है कि डेंसिटी मैंने अभी बताया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कम होती है। वहीं अगर देखा जाए तो ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। वुड और वाटर वाला एग्जाम्पल है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर जा उठेगा, कॉन्टिनेंट्स ऊपर आ रखे हैं। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठेगा। नीचे बैठेगा मतलब ओशन की जो क्रस्ट है वो नीचे बैठ रखी है, ओशन उसके ऊपर है ना। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर उठे हुए हैं। ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी कम है इसलिए वो नीचे बैठ, ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो नीचे बैठे हुए हैं। अगली चीज़, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें मिलते हैं ग्रेनाइट रॉक्स। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें कौन से रॉक्स मिलते हैं? ग्रेनाइट रॉक्स। वहीं ओशियनिक क्रस्ट में हमें कौन से रॉक्स मिलते हैं? यहाँ हमें मिलते हैं बेसाल्टिक रॉक्स, BASALT, बेसाल्ट रॉक्स। को ओशियनिक क्रस्ट में हमें मिलते हैं बेसाल्ट रॉक्स।
इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अब। जो ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं ये एक तो लाइटर होते हैं, कॉमा, इनकी जो डेंसिटी होती है, जाहिर सी बात है अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम है तो ग्रेनाइट रॉक की भी डेंसिटी कम होगी, बिल्कुल सिंपल। और अब बेसोल्टिक रॉक देखते हैं। बेसोल्टिक रॉक एक तो हैवी होते हैं, जब कॉन्टिनेंट वाले इजी लाइटर है तो बेसोल्ट वाले ओशन वाले हार्ड होंगे, हैवी होंगे, हैवी। एंड इनकी जो डेंसिटी होती है, ऑब्वियस बात है वो ज़्यादा रहेगी। अब नेक्स्ट फैक्टर है, मैं वापस से रिवीजन करवाता हूँ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है, डेंसिटी इसकी कम होती है, रॉक पाया जाता है ग्रेनाइट रॉक, क्लियर। ओशैनिक क्रस्ट पे आते हैं, 5 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है, 5 किलोमीटर तक अंदर खोद सकते हैं इसमें, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, बेसॉल्ट रॉक इसमें पाए जाते हैं। ग्रेनाइट रॉक और बेसॉल्ट रॉक में डिफरेंस, ग्रेनाइट रॉक जो होता है वो लाइट होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। बेसॉल्ट रॉक वो भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब एक नेक्स्ट फैक्टर, ग्रेनाइट रॉक रिलेटिवली हार्ड होते हैं। मैं इस लाइन को थोड़ा हाईलाइट करूँगा, दीज आर रिलेटिवली हार्ड। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाए जाने वाले ग्रेनाइट रॉक रिलेटिवली हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं, आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, आसानी से टूट नहीं सकते। वहीं ओशैनिक क्रस्ट में जो रॉक पाए जाते हैं बेसोल्टिक रॉक्स, वो रिलेटिवली, रिलेटिवली मतलब कंपेयरली, कंपेयर अगर करें तो वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से सॉफ्ट होते हैं। इतनी बात क्लियर। क्यों होते हैं सॉफ्ट और ये क्यों होते हैं हार्ड, आगे पता लगेगा, बताऊंगा। बोथ ग्रेनाइट और बेसोल्टिक रॉक्स, वापस बोलूंगा, बोथ ग्रेनाइट और बेसोल्टिक रॉक, बोथ ग्रेनाइट और बेसोल्टिक रॉक, ये क्या हो रहा है, बोथ ग्रेनाइट और बेसोल्टिक रॉक ये कैटेगरी में आते हैं, किसकी कैटेगरी में, इग्नियस रॉक्स की कैटेगरी में। बोथ बेसोल्टिक और ओशैनिक, बोथ बेसाल्टिक और ग्रेनाइट रॉक इग्नियस रॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं इन्हें अब बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलो सीधा वही बताते हैं। अब बहुत चीज़ें छूट गई, सारी एक बाय एक बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी तक पढ़ लिया है, यहाँ से हमने शुरू करा था ओल्ड व्यू से, ओल्ड व्यू से हमने शुरू करा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ओल्ड व्यू एडवर्ड सुअर्स ने दिया था, केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड था। इतनी बात क्लियर। अर्थ के पास 3 लेयर होती है, सियाल, सीमा और निफे। अर्थ के पास 3 लेयर होती है, सियाल, सीमा, निफे। ओल्ड व्यू था, इतनी बात क्लियर। सिलिकन एल्यूमिनियम, सिलिकन मैग्नीशियम, निकल और आयरन। उन्होंने हमें बताया अपर मोस्ट लेयर होती है सियाल, ओशन की जो लेयर होती है जिस पे ओशन बेस्ड होता है वो होती है सीमा, और जो लोअर मोस्ट लेयर होती है वो होती है निफे। सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा, यहाँ तक हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने डायग्राम से आपको समझाया था। ये होगी निफे, ये हो गए ओशन, सीमा और सियाल, सियाल, सीमा, निफे। सियाल सीमा साइड बाय साइड,
और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट नोट करवाया था, सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा। यहाँ से साफ पता लग रहा है सियाल जो है वो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। फ्लोट मतलब तैर रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा रीसेंट और मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू हमने पढ़ लिया, अब हमने फिर पढ़ा मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में हमने क्या पढ़ा कि ये दो चीज़ों से हमने अर्थ के इंटीरियर की दो थ्योरीज़ हैं, दो अलग अलग थ्योरीज़ दी है जो वैलिड थ्योरीज़ है। पहली है केमिकल कंपोजिशन वाली थ्योरी, दूसरी है मैकेनिकल कंपोजिशन वाली थ्योरी। केमिकल कंपोजिशन वाली थ्योरी में साइंटिस्ट ने क्या बताया, जहाँ तक एक प्रकार के केमिकल मिल रहे हैं वहाँ तक तो हमारी एक लेयर होगी, जैसे ही केमिकल बदला तो लेयर भी बदल गई, जैसे ही केमिकल बदला तो लेयर भी बदल गई, जैसे ही केमिकल बदला तो लेयर भी बदल गई। यहाँ तक क्लियर। मैकेनिकल कंपोजिशन में क्या बताया, भले ही लेयर बदल रही है, भले ही केमिकल बदल रहे हैं, लेकिन ये सब एक ही यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। सारे के सारे सॉलिड है, यस, भले ही इनकी केमिकल अलग है लेकिन ये सारी अर्थ की लेयर है, सारी एक जैसी ही यूनिट है और एक जैसा ही काम कर रही है। केमिकली ये लोग अलग हो सकते हैं लेकिन मैकेनिकली इनके फंक्शन के हिसाब से ये बिल्कुल सेम है और एक जैसा काम करते हैं। एक जैसा काम करते हैं मतलब मिलकर काम करते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने दो थ्योरीज दी, केमिकल थ्योरी और मैकेनिकल थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन में हमने ये पढ़ा कि ये हो गई हमारी क्रस्ट, ये हो गई हमारी मेंटल, ये हो गई हमारी मेंटल और ये हो गई हमारी कोर, ये हो गई हमारी कोर। 2900 किलोमीटर, ये याद करना है। अर्थ का जो सेंटर होता है वो है 6371 किलोमीटर, कहीं कहीं में 6370 दे रखा है, हमें 6371 याद रखना है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपको अपने आप ही याद तो चला जाएगा, आपको कुछ खुद से याद करने की ज़रूरत नहीं। फिर हमने शुरुआत करी क्रस्ट को पढ़ना। क्रस्ट से हमने पढ़ना शुरू करा, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, बिल्कुल सही बात है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है क्रस्ट। क्रस्ट दो प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशैनिक क्रस्ट, बिल्कुल गुरुजी सही बात है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमने पढ़ा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होती है, थिक मतलब मोटी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की परत मोटी होती है, तभी तो हम इसमें गहराई तक खोद पाते हैं। अगर इसकी मोटाई ही परत ही कम होगी तो हम इसके अंदर ज़्यादा दूर तक खोद कैसे पाएंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हम तभी गहराई तक खोद सकते हैं अगर उसकी परत मोटी हुई। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहने का मतलब है थिक होती है, ओशैनिक क्रस्ट थिन होती है। इतनी बात क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एवरेज डेप्थ, एवरेज गहराई 30 से 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जी गुरुजी बिल्कुल सही बात है। एवरेज डेप्थ ओशैनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हिमालय, अब कुछ एक्सेप्शन आते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कोई जगह ऊंची है, कोई जगह गहराई में है, तो डेप्थ वेरी कर सकती है, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। लेकिन एवरेज 30 से 35 रहता है, 30 से 35 रहता है। हिमालय में 80 तक जा सकता है। हिमालय की पहाड़ियाँ ऊंची है तो नीचे गहराई भी उतनी ही ज़्यादा होगी, 80 किलोमीटर तक गहराई जा सकती है। आगे फिर हमने इनका और अच्छे से एलेबोरेशन किया, डिफरेंस किया। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 से 35 किलोमीटर की गहराई एवरेज डेप्थ, डेंसिटी इसकी कम होती है, डेंसिटी इसकी कम होती है, मेरे साथ बोलो, डेंसिटी इनकी कम होती है तभी ये ऊपर रहते हैं। जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर। ओशैनिक क्रस्ट, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओशैनिक क्रस्ट हमें दिख क्यों नहीं पाती, क्योंकि वो ऊपर नहीं उठ रखी, ऊपर नहीं उठ रखी मतलब वो भारी है, भारी है मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। बात समझ आई। अब आप कहोगे गुरुजी जो चीज़ भारी होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, नहीं। लकड़ी का एक बहुत ही मोटा फट्टा, चाहे तुम उसे कितने भी पानी में गिरा लो,
चाहे पानी का वेट ज़्यादा हो या कम हो, लकड़ी तैरेगी। डेंसिटी घनत्व वेट पर डिपेंड नहीं करता। बस याद रखना है कि जो डेंसिटी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो कम होती है, ओशियानिक क्रस्ट की ज़्यादा होती है। इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर उठते, ओशियानिक क्रस्ट नीचे रहते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है हमारा ग्रेनाइट रॉक से। ग्रेनाइट रॉक लाइटर होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है। ऑब्वियस बात है, जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम है तो ग्रेनाइट रॉक की भी डेंसिटी कम होगी। फिर बढ़ते हैं आगे ओशियानिक क्रस्ट पे। बेसॉल्ट रॉक पाए जाते हैं, भारी होते हैं, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। ऑब्वियस बात है, भारी है, डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्रस्ट के जो पत्थर होते हैं वो रिलेटिवली हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, तोड़ने में मुश्किल होती है। ओशन के जो पत्थर है वो सॉफ्ट पत्थर होते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। इतनी बात क्लियर। ग्रेनाइट रॉक और बेसोल्टिक रॉक दोनों ही एक कैटेगरी में आते हैं जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, इतनी बात क्लियर। इग्नियस रॉक्स अब क्या होते हैं, अब ये समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी एक टेबल बनवाता हूँ। यस। ये यस, इतना काफ़ी है। और थोड़ा सा हम करते हैं जूम। ये मैं टेक्नोलॉजी में इतना टाइम वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड को प्रोसेस होने में, आपके माइंड को प्रोसेस करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं एकदम एकदम सारा पढ़ा दूंगा, क्या फ़ायदा होगा, याद नहीं होगा। माइंड को प्रोसेस करने के लिए समय चाहिए होता है। तो हम धीरे धीरे सहजता से सारे टॉपिक कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा, याद भी हो जाएंगे। ठीक है। ये हमने कुछ कॉलम्स बना लिए। यहाँ पर अब हम लिखते हैं लाल रंग ठीक रहेगा। एक्सटेंसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी। उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी। यहाँ पर दो प्रकार के रॉक होते हैं हमारे पास। दो प्रकार के रॉक होते हैं। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है। ये अर्थ सरफेस है, मतलब जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर आप और हम खड़े हैं, ये है अर्थ सरफेस। ठीक है। अर्थ सरफेस के नीचे उबलते हुए मैग्मा है। इतनी बात तो सबको पता है कि अर्थ के नीचे उबलते हुए मैग्मा होते हैं। अर्थ के नीचे उबलते हुए मैग्मा होते हैं जिसमें से वो गरम गरम लाल लाल फ्लूइड फ्लूइड जो हमने बचपन में कार्टून्स में देखे थे। तो ये जो मैग्मा होते हैं, अभी के लिए समझो मैग्मा क्या होता है। ये पूरा टॉपिक आगे वोल्केनिज्म में आएगा। तो ये जो हमारे मैग्मा होते हैं, कुछ मैग्मा अर्थ की सरफेस पर आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, गर्म होते हैं तो ये हर चीज़ को पिघला पिघला के अर्थ की सरफेस तक आ सकते हैं। अर्थ की सरफेस पर ये आ जाते हैं। अर्थ की सरफेस पर आने के बाद ये जो मैग्मा है, अर्थ की सरफेस पर जो मैग्मा आ गया, मैं आपको बताता हूँ, ये है मैग्मा जो अर्थ की सरफेस के नीचे रहता है।
जब ये मैग्मा अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाता है तो हम इसे बोलते हैं लावा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चीज़ ज़मीन के अर्थ के अंदर रहती है उसको हम बोलते हैं मैग्मा। जैसे ही वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाती है उसका नाम बदल जाता है और उसे हम फिर बोलते हैं लावा। इतनी बात क्लियर। अर्थ के नीचे मैग्मा, ऊपर आते ही क्या बन जाता है, लावा। नाम चेंज, बस, ज़्यादा कुछ खास नहीं। अब ये जो लावा है, जाहिर सी बात है जब ये ऊपर आया है तो ये बहुत अंदर से गर्म होगा, अंदर से निकला है तो गर्म होगा। बाहर इतनी गर्मी नहीं है, बाहर इतना हाई टेम्परेचर नहीं है, बाहर आकर ये ठंडे हो जाते हैं। इट कूल्स डाउन, इट कूल्स डाउन। बाहर आके ये कूल डाउन हो जाते हैं और ये जो लावा होते हैं ये कूल डाउन होकर रॉक्स में बदल जाते हैं। रॉक्स मतलब पत्थर। तो ये जो लावा कूल डाउन होने के बाद जो रॉक्स में बदलते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स। इतनी बात क्लियर। एक्सट्रूसिव रॉक्स हम किसे बोलते हैं, वो लावा जो कूल डाउन होकर रॉक बना है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। रॉक फॉर्म्ड अबव द अर्थ सरफेस। इंग्लिश डेफिनेशन, रॉक्स फॉर्म्ड above the अर्थ सरफेस। इतनी बात क्लियर। अब मैग्मा क्या होता है। मैग्मा जैसे लावा कुछ बनाता है ऐसे मैग्मा भी कुछ बनाता होगा ज़रूर। मैग्मा बनाता है इंट्रूसिव रॉक्स। मैग्मा क्या बनाता है, इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव मतलब अंदर के रॉक्स। रॉक्स फॉर्म्ड बिलो द अर्थ सरफेस। रॉक्स फॉर्म्ड बिलो द अर्थ सरफेस। रॉक्स फॉर्म्ड बिलो द अर्थ सरफेस। मैग्मा रॉक्स बनाता है, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। लावा जो रॉक बनाता है इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। अर्थ के सरफेस के अंदर जो रॉक बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, इंट्रूसिव रॉक मतलब अंदर के रॉक्स। और जो रॉक मैग्मा जब अर्थ के सरफेस से बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं लावा। लावा जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के चलते ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा होकर रॉक बनाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर, एक्स मतलब बाहर, अर्थ के सरफेस के बाहर। इसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। हम्म जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी टेबल थी इसे कंप्लीट करते हैं। अभी 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 फ्रेशली आपको दो तरह के रॉक्स के बारे में बताया है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सट्रूसिव रॉक्स। यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स के एग्जाम्पल मैं आपको अभी लिखवाता हूँ, घबराना नहीं है, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, इतना भरोसा मुझ पर छोड़ दो। बिल्कुल भी जब भी मेरे साथ पढ़ रहे हो लोड बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल चिल होकर पढ़ना है। अभी जो शुरू से पढ़ा है वो वापस रिवाइज करवाऊंगा, और जो अब आगे पढ़ेंगे इन्हें भी तीन तीन चार चार बार रिवाइज करवाऊंगा, जिससे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही इतनी बार मैं रिपीट कर दूंगा कि खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगी। एक्सट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर के रॉक है, इंट्रूसिव मतलब इन मतलब अंदर, जो अंदर के रॉक है, जो मैग्मा बनाती है वो हो गए इंट्रूसिव। जो लावा बनाता है वो हो गया एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक के कुछ एग्जाम्पल,
जैसे रायोलाइट, रायोलाइट। मेरे साथ साथ बोलते रहो एक्सट्रूसिव रॉक के एग्जांपल, रायोलाइट, एंडीसाइट, बेसॉल्ट और कोमेटाइट। मेरे साथ साथ बोलो, एक्सट्रूसिव रॉक के एग्जांपल, रायोलाइट, एंडीसाइट, बेसॉल्ट, कोमेटाइट। रायोलाइट, एंडीसाइट, बेसॉल्ट, कोमेटाइट। आगे बढ़ते हैं। इंट्रूसिव रॉक के एग्जांपल, कलर चेंज करते हैं इस बार। ग्रेनाइट जगजाहिर में फेमस है, पता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है। बेसोल्ट यहाँ जगजाहिर फेमस है, पता है ओशियानिक क्रस्ट का है। आगे डायोराइट, आगे गैब्रो, आगे पेरिडोटाइट। सर अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, कोई बात नहीं, याद करवाऊंगा। लिखने दो, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने दो, ऐसा थोड़ी। पेरिडोटाइट। एक बार इनके फंक्शन समझो, इन्हें याद करवाऊंगा मैं। इनके एक बार फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं हम थोड़े से। एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक हमें पता चल चुका है कि सर क्या होते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर से निकले हैं, जो लावा से बने हैं। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर ही रह गए हैं, जो मैग्मा से बने हैं। बिल्कुल सही। वो मैग्मा जो धरती के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं सर? लावा बोलते हैं, बिल्कुल सही। और जो अंदर ही रह जाता है उसे हम मैग्मा बोलते हैं, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे मैं हिंट के तौर पे इन्हें एक और चीज़ लिख सकता हूँ। अगर मैं यहीं पर एरो डाल के लिख दूँ, ये हो गए लावा रॉक्स और ये हो गए मैग्मा रॉक्स। जी सर, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। हमें ये रॉक्स के बारे में जो सर आपने लिखा है, इनकी कुछ खासियत, बिल्कुल सही। इनकी कुछ खासियत ये है कि इनके अंदर कुछ केमिकल पाए जाते हैं। जैसे ये जो पूरी कैटेगरी है, ये जो पूरी कैटेगरी है, ये जो पूरी कैटेगरी के रॉक है, इनमें कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं, फेल्ड्स्पार। ये एक केमिकल है, ये इन रॉक्स में पाया जाता है। सही बात है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। चलो मान लिया इसमें फेल्ड्स्पार पाया जाता है। दूसरा जो एलिमेंट है इसमें पाया जाता है सिलिका। अरे सर ये तो वही सिलिका है, सीमा सियाल, या बिल्कुल वही है, सिलिका। सिलिका पाया जाता है। बहुत अच्छे। और बताओ। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल होश नहीं खोना, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते चले जाओ। अगला नंबर है बेसॉल्ट और गैब्रो का। जी सर बताओ। बेसॉल्ट और गैब्रो, ये बेसॉल्ट से हमें क्या पता लग रहा है? ये ओशन पोशन की चीज़ें है ना? जी सर बिल्कुल। इनमें जो पाया जाता है मैग्नीशियम का कंटेंट, इनमें पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम मिल गया इनमें। और इनमें फेरिक, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं, इनमें इन रॉक्स में आयरन भी पाया जाता है। जी सर, बहुत अच्छी बात है। सर वो जो सिलिका था वो नहीं पाया जाता? पाया जाता है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो कम होती है। सिलिका करीब करीब, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, मतलब करीब करीब 40% से कम ही पाया जाता है। सिलिका का जो कंटेंट है वो 40% से कम ही है। इसमें सिलिका का प्रतिशत करीब करीब, अप्रोक्सीमेटली
70% के पार जाता है, 70% के आसपास रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने ये पढ़ लिया कि ये रायोलाइट और ग्रेनाइट, इनमें फेल्ड्स्पार पाया जाता है, सिलिका होता है करीब करीब 70% के आसपास। इसीलिए इन कैटेगरी के रॉक्स को, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन कैटेगरी के रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं फेल्सिक रॉक्स। फेल्ड्स्पार, फेल फेल्ड्स्पार से फेल्सिक, फेल्सिक रॉक्स, फेल्ड्स्पार का फेल और सिलिकन का सी, SiC, तो ये हो गया फेल्सिक रॉक्स। इन्हें हम जानते हैं फेल्सिक रॉक्स के नाम से। सिंपल जी सर, जो चीज़ पाई जाती है उसी का नाम है। फिर तो सर इन्हें भी कुछ बोलते होंगे। हाँ, इन्हें बोलते हैं मैग्नीशियम का Ma और फेरिक का Fi, मैफिक रॉक। इन्हें बोलते हैं MaFiC, मैफिक रॉक्स। मैग्नीशियम का Ma और आयरन का Fi और फेरिक का Fi और C, तो हो गया मैफिक रॉक्स। इतनी बात क्लियर? जी सर। फेल्ड्स्पार और सिलिकॉन से फेल्सिक, मैग्नीशियम और फेरिक से मैफिक। इतनी बात क्लियर? जी सर। इस कैटेगरी के रॉक्स को हम बोलते हैं फेल्सिक रॉक्स, इन्हें बोलते हैं मैफिक रॉक्स। अब मैफिक रॉक अगर मैं इन्हें बोलता हूँ, और अगर मैं आपसे ये कहूँ, इन्हें बोलते हैं हम अल्ट्रा मैफिक रॉक्स। अल्ट्रा मैफिक रॉक, अल्ट्रा से हम क्या समझते हैं? जैसे सैमसंग के फ़ोन आते हैं, सैमसंग S24, फिर आता है सैमसंग S24 अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब कुछ ज़्यादा ही बेहतर, उससे कुछ ज़्यादा ही अल्टीमेट, अल्ट्रा। इससे हमें पता लग रहा है अगर इसमें मैफिक रॉक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो अल्ट्रा वालों में अल्ट्रा लेवल, कुछ ज़्यादा ही लेवल का मैग्नीशियम पाया जाएगा, उनमें कुछ ज़्यादा ही अमाउंट का फेरिक पाया जाएगा, इनसे कहीं ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाएगा, इनसे कहीं ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाएगा। कलर चेंज करते हैं। हम्म सही बात है, इनसे कहीं ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाएगा और इनसे कहीं ज़्यादा फेरिक पाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वापस लिखता हूँ, इनसे कहीं ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाएगा और इनसे कहीं ज़्यादा फेरिक मतलब आयरन पाया जाएगा। सर फिर इसके सिलिका के कंटेंट का क्या हुआ अगर ये दोनों इतनी ही मात्रा में? हाँ, तो इसका जो सिलिका कंटेंट है वो करीब करीब 20% तक ही रह पाता है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका 40% है। अब जब इसमें मैग्नीशियम और फेरिक अल्ट्रा लेवल पर है, तो इसके जो सिलिकन का लेवल है, जो इसके सिलिका का लेवल है, वो कम हो गया, 20% तक रह गया। अच्छा सर, आगे बताओ। सर ये जो बीच के रह गए, इन्हें हम क्या बोलते हैं फिर? ये हो गए फेल्सिक, ये हो गए मैफिक, तो हम इन्हें बीच वालों को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट रॉक्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट रॉक्स। सर इंटरमीडिएट रॉक्स क्या होते हैं? इनमें जो सिलिका का कंटेंट होता है, कोई खास इनकी प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन इनमें जो सिलिका का कंटेंट होता है वो इससे और इसके बीच में ही रहता है। 70% से कम, 40% से ज़्यादा, करीब करीब 45 से 60% का इनका सिलिका का कंटेंट रहता है। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट रॉक्स। इतनी बात क्लियर? जी सर, इतनी बात क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक और छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूँ, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। छोटा सा पॉइंट ये है कि अब आप मुझे एक बात बताओ, पानी है, सी है, ओशैनिक क्रस्ट है। ओशैनिक क्रस्ट में रॉक कौन सा है? बेसोल्टिक रॉक है। बेसोल्ट कहाँ आ रहा है? बेसोल्ट सर ये आ रहा है।
बिल्कुल सही बात है। बेसॉल्ट वाले रॉक, ओशन वाले रॉक एसिड होंगे कि बेस होंगे? मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एसिडिक होगी या बेसिक होगी? पानी कैसा होता है? नमकीन। नमकीन पानी में जो पत्थर होते हैं वो उनकी भी प्रॉपर्टी नमकीन ही होती है, मतलब वो बेस होते हैं। बेस मतलब उनकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़िया होती है। तो हम इन्हें बेसिक रॉक्स भी बोलते हैं। सर एक बार वापस बता दो। बिल्कुल। रॉक्स को हम, मैं पहले लिखता हूँ, इन्हें हम बेसिक रॉक्स भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। सर अगर ये बेसिक है तो फिर ये जो ग्रेनाइट वगैरह है इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं एसिडिक रॉक। एसिडिक रॉक्स, इनमें एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। इनमें एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। वापस डायग्राम पे आते हैं। ये हमारा मैग्मा है। अम, ये हमारा मैग्मा है ना? ये मैग्मा है पूरा। मैग्मा में दो प्रकार के मैग्मा होते हैं। एक, अगर आप ध्यान से अगर आप सोचो, मैंने एक फ्लोर पर पानी गिरा दिया तो वो पानी पूरा दूर तक फैल गया, झटके में ही फैल गया, वो पानी चलता जा रहा है। और फिर उसी समय मैंने दूसरी तरफ एक फेविकोल गिरा दी उतनी ही मात्रा में। मैंने फेविकोल गिरा दी। अब फेविकोल उतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रही, फेविकोल गाढ़ी होती है। तो जो मैग्मा गाढ़ा होता है, मेरी बात वापस सुनो, जो मैग्मा गाढ़ा होता है उनसे बनते हैं एसिडिक वाले रॉक। गाढ़े मैग्मा से, जो चिपचिपे गाढ़े मैग्मा होते हैं उनसे बनते हैं एसिडिक रॉक। और जो पानी जैसे लाइट मैग्मा होते हैं जिनमें ज़्यादा गाढ़ापन नहीं होता उनसे बनते हैं बेसिक रॉक। सर इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे एक बात बताओ, पौधों के लिए, प्लांट के लिए किस प्रकार के पत्थर, किस प्रकार के रॉक फ़ायदेमंद होंगे, एसिडिक कि बेसिक? भाई इतनी तो कॉमन सेंस है कि पेड़ों के लिए, पौधों के लिए एसिड वाली तो कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी, होगी तो बेस वाली ही। एसिड वाले हमें ही एसिडिटी कर देते हैं। हम फिर हमें, हमारे पेट में अगर ज़्यादा एसिड हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है। पेड़ पौधों को भी वो नुकसान देता है। इसी प्रकार से एसिडिक रॉक्स पेड़ पौधों के लिए आइडियल नहीं माने गए हैं। उनके लिए इन्हें अच्छा नहीं माना गया है। माना गया है बेसिक रॉक्स को अच्छा। बेसाल्ट, गैब्रो, बेसिक रॉक्स को इन्हें अच्छा माना गया है पेड़ पौधों के लिए। तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपको पता लग गया, जो रायोलाइट, ग्रेनाइट जैसे रॉक्स है, यहाँ से एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक रॉक्स, यहाँ पर इनकी एसिडिटी बढ़ती है और यहाँ पर इनकी बेसिसिटी बढ़ती है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो बेस कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर है? जी सर इतनी बात क्लियर है। मैं वापस बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जी सर क्लियर है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। मुझे पता है बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, याद करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं एक बार इस पेज को कॉपी करता हूँ और अगले पेज पर लेकर चलता हूँ। कॉपी का ऑप्शन, कॉपी करके हम काम करते, डुप्लीकेट कर देते, या बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करते हैं, मैं एक बार इन सबको मिटा देता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा दी, जो चीज़ें हमें पहले से ही पता है उन चीज़ों को मिटा दिया। सही बात है, जो चीज़ें हमें पता थी वो चीज़ें हमें मिटा दी। इनको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ।
ध्यान से सुनना। आर से रायोलाइट और जी से ग्रेनाइट। रजनीगंधा हमारे यहाँ यूपी में बीड़ी गुटखा पान तंबाकू रजनीगंधा ये बड़ा ही फेमस है, तो आपको इसी हिसाब से याद कराता हूँ मैं। रजनीगंधा, आर जी, रजनीगंधा, मेरे साथ बोलो, आर जी, रजनीगंधा। बीड़ी गुटखा, बेसोल्ट गैब्रो, बीड़ी गुटखा, कमला पसंद, कोमेटाइट, पेरिडोटाइट, कमला पसंद। और इन सब का एडवर्टाइज कौन करता है? इन सब का टीवी पे एडवर्टाइजमेंट किसका आता है? अजय देवगन। अजय देवगन इन सबका एडवर्टाइज करता है। एंडीसाइड डायोराइट, मेरे साथ वापस बोलो। रजनीगंधा, बीड़ी गुटखा, कमला पसंद, कौन एडवर्टाइज करता है? अजय देवगन। बात खत्म, याद हो गया बिल्कुल। अब आपसे कुछ भी पूछ लो, सबसे पहले रजनीगंधा, बीड़ी गुटखा, कमला पसंद, अजय देवगन। इससे आसान ट्रिक कुछ भी नहीं हो सकती। अब मैं आपसे किसी भी प्रकार से घूम फिरा के पूछ लूँ, रायोलाइट ग्रेनाइट एक कैटेगरी है, रजनीगंधा रायोलाइट ग्रेनाइट, अजय देवगन एंडीसाइड डायोराइट, बीड़ी गुटखा बेसॉल्ट गैब्रो, कोमेटाइट पेरिडोटाइट, कमला पसंद। इससे आसान क्या होगा? अब आपको मैं प्रॉपर्टीज याद कराता हूँ। रायलाइट और ग्रेनाइट, इनमें फेल्ड्स्पार ज़्यादा होता है, सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये एसिडिक होते हैं, इन्हें हम फेल्सिक रॉक्स बोलते हैं। बस इतनी बात याद। आ जाओ मैफिक रॉक्स पे। बेसोल्ट गैब्रो, मैग्नीशियम और फेरिक आयरन, मतलब आयरन कंटेंट में ज़्यादा होता है, सिलिका कंटेंट इनमें कम होता है, इन्हें हम बोलते हैं बेसिक रॉक्स। फिर आ गया अल्ट्रा मैफिक, कोमेटाइट पेरिडोटाइट। अल्ट्रा मैफिक में जो क्वालिटी है, अल्ट्रा मैफिक में वही क्वालिटी अल्ट्रा लेवल पर है, बस सिलिका का कंटेंट कम हो जाएगा क्योंकि बाकी सारी क्वालिटी अल्ट्रा लेवल पर चली गई। अब आ गए इंटरमीडिएट रॉक्स, एंटीसाइड डायराइट, सिलिका की मात्रा इनकी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच में रहती है। इतनी बात क्लियर? वापस बोलते हैं। रजनीगंधा, अजय देवगन, बीड़ी गुटखा, कमला पसंद। बात खत्म। अब ये हमने पढ़ लिया, मैग्मा लावा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स हमने जान लिए। अब आगे क्या करते हैं? अब आगे हमें जानना है एक, मैं चलो वापस बताता हूँ, एक छोटा सा डिफरेंस वापस कर देते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशैनिक क्रस्ट का हमने क्या पढ़ा था अभी तक? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशैनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? 30 से 35 किलोमीटर की इसकी डेप्थ होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है कि ज़्यादा होती है? याद करो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है, मतलब ज़मीन से ऊपर उठ रहा नहीं, मतलब ऊपर हमें दिख तो रहा है, तो मतलब इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी। कौन से रॉक्स पाए जाते हैं? ग्रेनाइट सर, बिल्कुल सही, ग्रेनाइट रॉक्स पाए जाते हैं। ओशैनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर तक की इसकी डेप्थ होती है। डेंसिटी, ओशैनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही। रॉक्स कौन से पाए जाते हैं? बेसोल्टिक रॉक, बेसोल्ट रॉक्स, बिल्कुल सही। और क्या पढ़ा था हमने? देखो जो दिखाता हूँ, लाइटर, डेंसिटी कम, रिलेटिवली हार्ड। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाले हार्ड होते हैं, ओशियनिक क्रस्ट वाले सॉफ्ट होते हैं। अंडरस्टूड बात है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस स्लाइड को तो मेरे ख्याल से मुझे मिटा देना चाहिए, है ना? या बिल्कुल। हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक अपनी क्रस्ट कंप्लीट कर ली, क्रस्ट कंप्लीट कर ली, क्रस्ट कंप्लीट कर ली, तो एक माइंड मैप बना लिया जाए। बिल्कुल सर। क्रस्ट, जो भी हमने पढ़ा अभी तक,
का एक माइंड मैप। हमने यहाँ पर करीब करीब 3 लेयर देखी थी। मैं डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसे मैं मिटा देता हूँ अभी, ये अगला डिफरेंस आएगा। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इतना ठीक है। हमने क्रस्ट पढ़ी थी। क्रस्ट में हमने क्या पढ़ा था? क्रस्ट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा था, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। इसके बाद फिर हमने एक रॉक्स की टेबल बनाई थी। हमने रॉक्स की टेबल बनाई थी जिसमें हमने पढ़ा था एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक। जल्दी जल्दी कर देंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे इसमें तो। सर, हमें करने दो। बिल्कुल भाई, तुम ही करोगे। सबसे पहले क्या आता है? सर, रजनीगंधा। बिल्कुल सही। रजनीगंधा, अजय देवगन, बीड़ी गुटखा, कमला पसंद। अब भाई इनकी फुल फॉर्म भी बता दो। इनकी फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार से हो जाएगी: रायोलाइट, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, गैब्रो, कोमाटाइट, पेरिडोटाइट, एंडीसाइट, डायोराइट। ठीक है भाई। जी सर, मेरे साथ वापस बोलो। रायोलाइट, ग्रेनाइट, एंडीसाइट, डायोराइट, बेसॉल्ट, गैब्रो, कोमेटाइट, पेरिडोटाइट। रायोलाइट, एंडीसाइट, बेसॉल्ट, कोमेटाइट, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। आगे बढ़ा जाए। जी सर। यहाँ तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। जो लिखने की चीज़ है वो पीछे लिखने की सारी चीज़ है। ये तो बस एक रिवीजन के तौर पर है, तो इन्हें मिटाना नहीं चाहिए फिर। हाँ ठीक है, नहीं मिटाते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंटल। रेस्ट हमने कंप्लीट कर ली। अब टॉपिक आया है हमारा मेंटल का। मेंटल क्या कहना चाहता है? मेंटल एक ऐसी लेयर है, क्रस्ट के बाद ऑब्वियसली हमें पता है कि मेंटल आती है। मेंटल एक ऐसी लेयर है जो बिलो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे है, अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। मेंटल जो है वो क्रस्ट के नीचे है, कितनी डेप्थ तक? 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक है। ये अर्थ का 83 से 84% वॉल्यूम कवर करती है। 83 टू 82% वॉल्यूम कवर्स कौन करता है? मेंटल करती है सर। ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यही कवर करता है अर्थ का, मेंटल। डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा है, मैं वापस अच्छे से बना दूँ एक बार। लाइन, ठीक है। हम सबको पता है कि ये है वो क्रस्ट का पार्ट, कॉन्टिनेंटल, ओशैनिक, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। मेंटल अब कितने प्रकार की होती है मैं आपको ये बताता हूँ। हमें पता है
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया 2900 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक MANTLE, मेंटल ये पूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बिल्कुल सही बात है जी सर। अब मैं इनमें कुछ डिवाइड करता हूँ। 400 किलोमीटर तक तो एक पार्ट हो गया, ठीक है। फिर 700 से 900 किलोमीटर, मतलब 700 या 900 किलोमीटर ही है, या तो 700 किलोमीटर या 900 किलोमीटर। यहाँ पे दूसरी लेयर होगी। सर इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं? जब ये मेंटल है तो ये मेंटल की सबसे ऊपरी लेयर है, इसे हम बोलते हैं अपर मेंटल। जी सर, अपर मेंटल। अपर मेंटल के बाद ये जो लेयर है इसे हम बोलते हैं इनर मेंटल। गलत, इसे हम बोलते हैं इनर मेंटल, नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मेंटल। इनर मेंटल तो वो हो गई जो सबसे लास्ट में होती है, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मेंटल या मिडल मेंटल। मैं इसे मिडल मेंटल लिखता हूँ, MIDDLE, मिडल मेंटल। क्यों? क्योंकि ये मिडल में है। और सबसे लास्ट में क्या आ गया हमारा? सबसे लास्ट में आ गया इनर मेंटल। सबसे लास्ट में हो गया हमारा इनर मेंटल। तो हमें यहाँ तक क्या समझ आया? यहाँ से लेकर यहाँ तक अपर मेंटल, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मिडल मेंटल, फिर फिर लेट मी चेंज द कलर, यहाँ से यहाँ तक होकर हमारा आ गया इनर मेंटल। इतनी बात सबको क्लियर? अब हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मेंटल, बिलो क्रस्ट अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, 83 से 84% वॉल्यूम कवर होता है। आगे बढ़ते हैं अपर मेंटल की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर खुद ब खुद लिख रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं भाई, पढ़ने का असली तरीका, देसी तरीका यही होता है कि अपने खुद से हाथ से लिखो। बच्चे खुद नोट्स बनाएंगे। अगर पीपीटी से ही पढ़ाना होता तो तुम कोई बुक पढ़ लेते। यहाँ पे तुम समझने आए हो, याद करने आए हो, तो मैं तुम्हें याद करवा के ही भेजूंगा। तो तुम्हारा काम क्या है? नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाना। हमारा जो मेंटल होता है उसकी जो ऊपरी सतह होती है इसे हम बोलते हैं अपर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल में क्या होता है? बिलो क्रस्ट, क्रस्ट के तो एक तो ये नीचे होता है, अप टू डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की डेप्थ तक आपको अपर मेंटल मिलता है। क्रस्ट से लेकर 400 किलोमीटर की डेप्थ तक अपर मेंटल मिलता है। इसकी कुछ खासियत, अपर मेंटल में एक टाइप का रॉक है वो पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरिडोटाइट, जो आपने पढ़ा था, पेरिडोटाइट। अपर मेंटल में एक रॉक पाई जाती है जिसका नाम होता है पेरिडोटाइट। हाँ, वही पेरिडोटाइट जो कमला पसंद में पी वाला था, पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट रॉक्स आर वेरी कॉमन इन अपर मेंटल। पेरिडोटाइट पेरिडोटाइट रॉक्स आर कॉमन, यहाँ पे कॉमनली पाई जाती है। एक और चीज है, एक मिनरल होता है जिसका नाम होता है ओलिवीन। ओलिवीन एक मिनरल है जो यहाँ पर खासकर अपर मेंटल में पाया जाता है। ओलिवीन मिनरल इज फाउंड, जो अपर मेंटल में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अपर मेंटल में हमें इतना ही याद रखना है। अगला है हमारा इंटरमीडिएट मेंटल। इंटर एम इंटर MEDIATE, इंटरमीडिएट मेंटल, MENTALE।
और हम इसको क्या बोल सकते हैं, मिडल मेंटल। जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल लो, इंटरमीडिएट मेंटल या मिडल मेंटल कोई भी चलेगा। इसकी कुछ खासियत, पहली चीज़ 400 से 700 किलोमीटर तक गहरा होता है। चार 400 से लेकर 700 900 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। याद रखना 400 से लेकर, क्रस्ट से 400 अपर मेंटल, 400 से 700 या 900 किलोमीटर तक इंटरमीडिएट मेंटल या मिडल मेंटल। वेरी हार्ड रॉक इज फाउंड, बहुत ही हार्ड रॉक इसमें पाए जाते हैं। और वेरी सॉलिड लेयर, वेरी सॉलिड लेयर इज वेरी, बस इतना ही। देखो सबसे पहले वेरी हार्ड रॉक यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड रॉक होते हैं यहाँ पे, और बहुत ही सॉलिड लेयर होती है इसकी। कुछ इसमें एक और कोई ख़ास बात सर, जैसे उसमें ओलिवीन मिनरल था, इसमें कोई मिनरल है? इसमें एक मिनरल है स्पाइनल नाम का, स्पाइनल मिनरल, स्पाइनल मिनरल, स्पाइनल मिनरल इज़ फाउंड। ये मिनरल वहाँ पर पाया जाता है, स्पाइनल मिनरल इज़ फाउंड। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट मेंटल के बाद, मिडल मेंटल के बाद कौन सी जगह है? फिर है सर इनर मेंटल, बिल्कुल सही। फिर है इनर मेंटल, ठीक है। इसका एक और नाम है लोअर मेंटल, मतलब ये सबसे लोअर में है, तो इसे हम लोअर मेंटल भी बोल सकते हैं। जी सर बिल्कुल। इसकी कोई खासियत? 700 या 900 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इनर मेंटल रहती है। डेंसेस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, मेंटल डेंसेस्ट, डेंसेस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, डेंसेस्ट पार्ट ऑफ मेंटल का मतलब है पूरी मेंटल में, अपर मेंटल, इनर मेंटल, इंटरमीडिएट मेंटल, इन सब में सबसे डेंसेस्ट, सबसे भारी पार्ट है ये। सबसे भारी, डेंसेस्ट का मतलब ऐसे भारी नहीं होता, लेकिन आसान भाषा में कुछ चीज़ों को आसान समझने के लिए हम इसे समझ सकते हैं कि ये भारी ना होकर सबसे निचला है, तो मतलब इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। वेरी सॉलिड लेयर, सच बात है, वेरी सॉलिड लेयर। आगे बढ़ते हैं। सर इसमें कोई मिनरल पाया जाता है? इसमें एक मिनरल है, परवोस्काइट मिनरल। स्पेलिंग ध्यान से देखना, परवोस्काइट मिनरल इज फाउंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमें अब मेंटल में क्या पता लगा, वापस पढ़ लिया जाए। मेंटल हमने ये पढ़ी, मेंटल में हमें एक मेंटल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक मेंटल का क्विक रिवीजन, ये तो हमारी हो गई क्रस्ट, ये हो गया हमारा सेंटर, 6370 किलोमीटर, ठीक है, 6370 ध्यान से हमें करना होगा 400 किलोमीटर तक एक लेयर, फिर उसके बाद 700 से 900, 700 या 900 किलोमीटर पे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर 2900 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है? जी सर इतनी बात क्लियर है। अपर मेंटल, मिडल मेंटल,
इनर मेंटल या लोअर मेंटल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से यहाँ तक मेंटल है, ये क्रस्ट है, यहाँ पे कोर आ जाएगी। ठीक है। अपर मेंटल में हमने क्या पढ़ा? अपर मेंटल में हमने क्या पढ़ा? क्रस्ट से 400 किलोमीटर, पेरिडोटाइट रॉक, ओलिवीन मिनरल। वापस मेरे साथ बोलो। क्रस्ट से 400 किलोमीटर, पेरिडोटाइट रॉक, ओलिवीन मिनरल। इतनी बात क्लियर? एक पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट आओ, इसका रंग चेंज करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? 400 किलोमीटर से लेकर 700 या 900 किलोमीटर तक वेरी हार्ड रॉक, वेरी हार्ड रॉक। अब जब रॉक तो वेरी सॉलिड लेयर भी होगी इसकी, जब रॉक हार्ड है तो लेयर भी सॉलिड होगी। और मिनरल कौन सा है यहाँ पे? स्पाइनल मिनरल है, स्पाइनल मिनरल। इतनी बात क्लियर? जी सर, इतनी बात क्लियर। तीसरी चीज, इनर मेंटल। इनर मेंटल में हमने क्या पढ़ा? 700 या 900 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है, डेंसेस्ट पार्ट होता है, डेंसेस्ट पार्ट। याद रखना है, ये सबसे भारी, ये सबसे हार्ड पार्ट है। मिडल मेंटल हार्ड रॉक से बना है, सॉलिड लेयर है। इनर मेंटल डेंसेस्ट पार्ट है, और इसकी जो लेयर है वो वेरी सॉलिड लेयर, इसकी भी लेयर वेरी सॉलिड है। सही, सच बात है, जब डेंसेस्ट पार्ट है नीचे है तो सॉलिड लेयर तो होगी। इसमें कौन सा मिनरल है? पर वो स्काइट मिनरल। मैं जरा इसे रिसाइज कर दूं थोड़ा। यहाँ आ जाएगा पर्वोस्काइट। पीडीएफ में दिख जाएगा ये सब, जो मैं पीडीएफ सेंड करूँगा वो दिख जाएगा, पर्वोस्काइट मिनरल, पर्वोस्काइट मिनरल। एक और बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी? अपर मेंटल, मिडल मेंटल, इनर मेंटल। अपर मेंटल क्रस्ट से 400 किलोमीटर, मिडल मेंटल 400 से 700 या 900 किलोमीटर, और इनर मेंटल 700 या 900 से 2900 किलोमीटर। मिनरल कौन सा है? ओलिवीन। अपर मेंटल में मिनरल ओलिवीन, इंटरमीडिएट मिडल मेंटल में स्पाइनल। स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है? बीच में, तो स्पाइनल में मिडल मेंटल में होगा। और पर्वोस्काइट, पर्वोस्काइट मिनरल इनर मेंटल में। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अभी मुझे इसे मिटा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक चीज़ बचा है, कोर, लास्ट टॉपिक आज का, कोर। कोर हमें क्या बताता है? कोर की कोई खास इंफॉर्मेशन? जैसे जो मेंटल था वो 83 से 84% वॉल्यूम कवर करता था अर्थ का, कोर करता है 15 से 16% वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ का 15 से 16% वॉल्यूम कवर करता है, मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ अर्थ, मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ अर्थ। सर अभी तो आपने कहा था कि मेंटल मोस्ट डेंस है, अब आप कह रहे हो कोर मोस्ट डेंस है। डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन सारी लेयर्स में देखते हुए कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक होती है डेंसिटी कम, एक होती है डेंसिटी नॉर्मल, एक होती है डेंसिटी ज़्यादा, और एक होती है डेंसिटी सबसे ज़्यादा।
मेंटल की डेंसिटी है ज़्यादा, लेकिन कोर की है सबसे ज़्यादा, तो कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। डेंस पार्ट, सबसे ज़्यादा घनत्व रखने वाला पार्ट, इसको हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है, आउटर कोर और इनर कोर। डायग्राम से पता चलेगा, ये मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। डायग्राम ये कहता है यहाँ तक तो क्रस्ट हो गई, यह ये हो गई मेंटल, यहाँ तक मेंटल ख़त्म, यहाँ से कोर शुरू है। तो यहाँ पे मैं कोर को दो हिस्सों में बांट देता हूँ, ब्लैक रंग लेकर। एल, ये मैंने दो हिस्सों में कोर को बांट दी। ये हो गई आउटर कोर, ये हो गई इनर कोर, ठीक है। यहाँ क्रस्ट, यहाँ मेंटल, ये हो गई आउटर कोर, ये हो गई इनर कोर। याद रखना है, ये जो है ये 2900 किलोमीटर मेंटल ख़त्म। इसके बाद 4800 से 5150 किलोमीटर तक, 4800 से 5150 किलोमीटर लमसम लमसम, ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। आउटर कोर और इनर कोर को हम आगे समझते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालता हूँ, आउटर कोर, और यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ इनर कोर। आउटर कोर हमें क्या बताता है, अभी हम पता लगाते हैं। आउटर कोर जो होता है वो 2900 किलोमीटर से लेकर, मेंटल की एंड पॉइंट है ये, मेंटल की एंड पॉइंट से लेकर 4800 या 5150 किलोमीटर तक जाता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। और जो आउटर कोर होती है, मेन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिक्विड स्टेट में होती है। मेरे साथ वापस बोलो, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होती है। सर अभी तक तो सारी लेयर सॉलिड थी, अब एकदम एक लिक्विड लेयर लिक्विड कैसे आ गई? क्योंकि जो आउटर कोर होता है, इसका जो रीज़न क्या है, रीज़न क्या है इसका? इसके साइंटिस्ट ने दो रीजंस बताए हैं। जो हमारे साइंटिस्ट है, जियोलॉजिस्ट, जियो साइंटिस्ट, इन्होंने दो रीज़न बताए हैं। पहला, एक तो जो आउटर कोर है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत होते हैं। सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बच्चा वो एलिमेंट्स होते हैं जिन जो आपस में बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और गर्मी निकलती है और टेम्परेचर बढ़ता है। तो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट हीट जनरेट होती है। उस हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से मटेरियल वहाँ का जो है, जो पत्थर वगैरह है, वो मेल्ट कर जाते हैं। अब जब मेल्ट कर जाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में बन जाते हैं, सिंपल बात। मेरे साथ वापस बोलो, ध्यान से सुनो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो आपस में बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वहाँ का मटेरियल है वो मेल्ट कर जाता है। अब जब मटेरियल मेल्ट कर जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। क्या मेरी बात बिल्कुल सही है? जी सर। इसका सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। इसका सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है? साइंटिस्ट ने बताया ट्रैप्ड प्रीमोडियल हीट। फिर ये ट्रैप्ड प्रीमोडियल हीट क्या होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, अब बताता हूँ। आपको याद होगा कि जो अर्थ है, अर्थ में कुछ लेयर होती है ना?
अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम, अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम, ये जब अर्थ पूरी तरीके से बनी नहीं थी तो ये स्पेस था। अब आप सबको ये तो पता है कि स्पेस ठंडा होता है, ये बात तो सच है, स्पेस ठंडा होता है। ये है अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। कुछ बिलियन ईयर साल पहले जब अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं बना था, तब अर्थ का कोर सबको पता है कि गर्म होता है, इसमें मैग्मा वगैरह होते हैं अर्थ के कोर में। तो जो अर्थ के कोर से, अर्थ का कोर मैं इसे रेड रंग से करता हूँ, ये यहाँ पर हीट मार रहा है अर्थ का कोर। अर्थ का कोर बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। ये अपनी हीट मेंटल में ट्रांसफ़र कर रहा है, सच बात है। इसकी वजह से मेंटल पूरा मेल्ट हो चुका है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट कोर में थे उसकी हीट मेंटल तक पहुँच चुकी है। तो अब मेंटल गर्म हो चुका है, सच बात है। जी सर, बिल्कुल सच बात है। अब ये हीट आगे भी ट्रांसफ़र होगी, तो जैसे ही ये हीट आगे ट्रांसफ़र हो रही, एटमॉस्फेयर तो था नहीं, तो जैसे ही वो क्रस्ट की तरफ जा रही थी, ये हीट जब क्रस्ट की तरफ जा रही थी, स्पेस स्पेस की ठंड इसे ठंडा कर रही थी। मेरी बात समझ आ रही है? स्पेस की ठंड, स्पेस की ठंड अर्थ के अंदर की गर्मी को ठंडा कर रही थी जो बाहर निकल रही है। अब मैंने आपको बताया था, जब अंदर का लावा, जब अंदर का मैग्मा बाहर क्रस्ट की तरफ जाता है उसे बोलते हैं लावा। जब लावा कूल हो जाता है वो बनाता है रॉक। तो इसी से हमारी फॉर्म हुई अर्थ की क्रस्ट, इसी से हमारी क्या फॉर्म हुई, अर्थ की क्रस्ट फॉर्म हुई। जो कोर का जो मैग्मा है, कोर की जो हीट है वो मेंटल से पास होते हुए क्रस्ट तक गई, और स्पेस की ठंडी हवाओं ने, स्पेस के कोल्डर टेम्परेचर ने उन्हें ठंडा कर दिया, जिसकी वजह से वो रॉक में बदल गए। अब जब यहाँ पर रॉक बन गए, अब जब यहाँ पर रॉक, ढेर सारे रॉक बन गए, रॉक बन गए यहाँ पर ढेर सारे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे रॉक बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए। इतने रॉक बन गए कि मेंटल भी पूरा रॉक में कवर हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? मेंटल भी पूरा रॉक में कवर हो गया। अब कोर के पास कोई हीट ही नहीं बची बाहर फेंकने के लिए, कोर के पास कोई हीट ही नहीं बची बाहर फेंकने के लिए। तो ये जो हीट है ये यहीं पर ट्रैप हो गई, ये यहीं पर रुक गई। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो हीट है ये यहीं पर ट्रैप हो गई, ये आगे जा ही नहीं सकती, क्योंकि आगे रॉक्स है, बहुत सारे रॉक्स। आप कहोगे सर रॉक पिघल जाते हैं, वो फिर रॉक बना देंगे, बिल्कुल सही, लेकिन वो हीट आगे नहीं जाएगी क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा, फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बनने लगे, तो वो हीट वहीं पर ट्रैप हो गई। अब जब वो हीट ट्रैप हो गई, अब जब वो हीट ट्रैप हो गई, तो वो उसे हम बोलते हैं प्रीमोडियल हीट। अर्थ के बनने के दौरान वाली जो हीट उसे हम बोलते हैं प्रीमोडियल हीट। आई होप मेरी बात समझ आई होगी आप सबको। क्रस्ट का फॉर्मेशन स्पेस के देखते हुए, तो वो उसे हम बोलते हैं प्रीमोडियल हीट। इस पूरे प्रोसेस को साइंटिस्ट ने बताया, ये बोलते हैं ट्रैप्ड प्रीमोडियल हीट। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है अब आउटर कोर तो हो गया, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में ये भी पता हो गया। आगे बढ़ते हैं इनर कोर की तरफ। इनर कोर क्या बोलता है? पूरे अर्थ का सबसे डेंसेस्ट पार्ट जो होता है, सबसे डेंसेस्ट पार्ट, उसे हम बोलते हैं इनर कोर। इनर कोर का काम क्या होता है? सबसे एक तो डेंसेस्ट पार्ट होता है, क्यों? इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। एक बात खासकर याद रखनी है, इनर कोर में, इनर कोर में वेरी 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 डेंस आयरन पाया जाता है। सर इतना डेंस आयरन का क्या होता है कोर में? अर्थ की कोर में, मेरी बात ध्यान से सुनना, अर्थ की कोर में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन पाया जाता है। उससे प्योर आयरन कहीं नहीं पाया जाता। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन फाउंड इन इनर कोर। ऐसा माना जाता है कि अर्थ की कोर में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है
जो इतना प्योर है कि उसे वो मेल्ट भी नहीं होता, क्योंकि उसकी प्योरिटी लेवल ही इतना है कि वो मेल्ट भी नहीं होता। वापस से 5150 से लेकर 6371 अर्थ के सेंटर तक, किलोमीटर तक इसका इसकी डेप्थ है, इसकी डेप्थ है। आउटर कोर समझ आ गया, लिक्विड स्टेट में। इनर कोर समझ आ गया, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन यहाँ पाया जाता है, वेरी वेरी डेंस आयरन है यहाँ पर जो पाया जाता है। तो एक लास्ट में एक छोटी सी चीज़, ये हमारा चैप्टर का पहला लेक्चर, हमारे सीरीज़ का पहला लेक्चर। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। अभी मेरी नोट्स में हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही, मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं इसे इम्प्रूव करूँगा। ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे। कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, कंटेंट डे बाय डे इम्प्रूव होता रहेगा। आज लेक्चर छोटा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट डे है, माइंड को रिलैक्स रखना है। हमने जो जो चीज़ें पढ़ ली है उसका एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने बिल्कुल शुरुआत कहाँ से करी थी, आपको याद हो? शुरुआत करी थी हमने ओल्ड व्यू से, याद है? ओल्ड व्यू से हमने शुरुआत करी थी। ओल्ड व्यू से लेकर हम मॉडर्न व्यू पर आए। ओल्ड व्यू से लेकर हम मॉडर्न व्यू में आए। ओल्ड व्यू में हमने क्या पढ़ा? सियाल, सीमा, निफे, ये हमने ओल्ड व्यू में पढ़ा। फिर हमने एक डायग्राम बनाया था, निफे, सीमा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे ओशन हमने बना दिए थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा भी हमने यहाँ करवा दिया था। मॉडर्न व्यू में हमने क्या देखा? मॉडर्न व्यू में दो हमने थ्योरीज देखी, केमिकल वाली, और कल हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वाली। केमिकल वाली में हमने क्या देखा? केमिकल वाली में हमने देखा क्रस्ट, मेंटल, कोर, हमने इन्हें अच्छे से पढ़ा। क्रस्ट मेंटल कोर के साथ हमने जब क्रस्ट पढ़ना शुरू करा, क्रस्ट में हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, फिर हमने पढ़ा ओशैनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पढ़ा हमने 30 से 35, ओशैनिक में 5 किलोमीटर की डेप्थ, डेंसिटी इसकी कम, डेंसिटी इसकी ज़्यादा। फिर हमने क्या पढ़ा? ग्रेनाइट। फिर हमने, और ओशैनिक में हमने क्या पढ़ा? बेसाल्टिक रॉक। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके तुरंत बाद हमने वो रॉक्स की टेबल पढ़ी, जिसमें हमने बताया था जो मैग्मा वाले रॉक्स हैं, मैग्मा जब कोल्ड हो जाता है, जो रो रॉक्स बनाता है उसे हम बोलते हैं इंट्रेंसिक, क्योंकि वो अर्थ के अंदर रहता है। और जो लावा होता है जब वो कोल्ड हो जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक रॉक, क्योंकि वो अर्थ के बाहर होता है। एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक के रॉक में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ कॉलम बना दूँ, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था रजनीगंधा, अजय देवगन, बीड़ी गुटखा, कमला पसंद, ये हमने पढ़े थे रॉक्स के टाइप। इसे हम बोलते हैं फेल्सिक रॉक। इसे, हाँ, इसे हम बोलते हैं फेल्सिक रॉक, फेल्सिक। और इसे हम बोलते हैं, मेरे साथ बोलो क्या बोलते हैं इसे? इसे तो हम बोलते हैं फेल्सिक रॉक। इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम और आयरन इसमें पाया जाता है, तो हम इसे क्या बोल देंगे? मैफिक रॉक। अब ये मैफिक हो गए, तो ये हो गए अल्ट्रा मैफिक रॉक, अल्ट्रा मैफिक रॉक। और ये बीच वाले हो गए इंटरमीडिएट रॉक। ये जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं, ये वाले होते हैं बेसिक होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए बेसिक वाले अच्छे होते हैं, एसिडिक तो हर चीज़ में एसिडिटी बना देता है। बिल्कुल सही। और सर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा मेंटल। मेंटल में हमने क्या पढ़ा? अपर मेंटल, इनर मेंटल, अपर मेंटल, इंटरमीडिएट मेंटल, जिसे हम मिडल मेंटल भी बोलते हैं। और फिर हमने पढ़ा लोअर मेंटल या फिर इनर मेंटल। ठीक है, लोअर मेंटल या इनर मेंटल। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा? अपर मेंटल में हमने क्या पढ़ा? अपर मेंटल में हमने एक मिनरल पढ़ा ओलिवीन, इसमें स्पाइनल, और इसमें, मेरे साथ बोलो, अपर मेंटल में ओलिवीन, लोअर मेंटल में, लोअर मेंटल में, अपर मेंटल में ओलिवीन, बीच वाले में स्पाइनल, और लोअर मेंटल में, आ जाओ, अपर मेंटल में ओलिवीन, मिडिल मेंटल में स्पाइनल, और लोअर मेंटल में पर्वोस्काइट मिनरल। ठीक है,
तो हम कोर के बारे में पढ़ रहे थे। 15 to 16% वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ, यहाँ पर अर्थ आएगा, मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ अर्थ। क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर, इनर कोर हमने पढ़ लिया था। आउटर कोर लिक्विड स्टेट, इनर कोर ठीक है। हम पढ़ रहे थे मेंटल, मेंटल में अपर मेंटल के पास होता है ऑलिव। मेंटल में अपर मेंटल के पास होता है ओलिवीन, इंटरमीडिएट मेंटल के पास होता है स्पाइनल, और इनर मेंटल के पास होता है पर्वोस्काइट। इनर मेंटल के पास होता है पर्वोस्काइट, पर्वोस्काइट। और फिर हमने पढ़ा था, हमने फिर उसके बाद पढ़ा कोर। कोर में हमने दो पढ़ा, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर में हमने पढ़ा ये लिक्विड स्टेट में होता है, और इनर कोर में पढ़ा कि ये मोस्ट डेंस होता है, इसमें प्योर आयरन पाया जाता है, मोस्ट डेंस प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। बस हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है। ओल्ड व्यू, मॉडर्न व्यू, केमिकल, मैकेनिकल, केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल कंपोजिशन, क्रस्ट, मेंटल कोर, ढेर सारे रॉक के बारे में पढ़ा है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, अपर मेंटल, इनर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर में हमने पढ़ा है आउटर कोर, इनर कोर। तो ठीक है गाइस, ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें हम और भी बेहतरीन चीज़ें पढ़ेंगे, और दिन प्रतिदिन हम इम्प्रूव करेंगे। धीरे धीरे हमारी कंसिस्टेंसी, हमें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। थोड़े थोड़े लेक्चर है, छोटे छोटे लेक्चर है, और ज़्यादा लोड नहीं लेना पढ़ाई में, बिल्कुल ही शांत मन से चलते रहना है। मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगा, आपको भी कंसिस्टेंट रहना होगा, तभी बात बन पाएगी। ज्योग्राफी फाउंडेशन बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक मैं आपके साथ रहूँगा। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।